आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है और उस परीक्षा का नाम है पशु परिसर परीक्षा। जी हाँ, एनिमल अटेंडेंट एग्जाम। आज हम इसमें बात करेंगे कि पशु परिसर परीक्षा एक्चुअल में ये है क्या, इस पद के बारे में बात करेंगे, इसके कार्य क्या होते हैं इसकी बात करेंगे, इसकी सैलरी क्या है। कुछ लोगों को डाउट है कि ये किस प्रकार की परीक्षा है, आज तक पहले हमने कभी देखा नहीं है इस प्रकार का एग्जाम। और क्या काम करवाएंगे, सरकारी है अर्ध सरकारी है, कहीं संविदा वाली तो नहीं है। तो ये सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट इस परीक्षा में होने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, आपको जो सोर्स है वो बताऊंगा। एक बड़ा खजाना जो आपके पास पड़ा है, लेकिन हर स्टूडेंट को पता नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा खजाना है। तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ से आप ये चीजें आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और एक शेड्यूल भी बताऊंगा कि इस शेड्यूल में आप अगर तैयारी करते हो तो आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। और बाकी किन स्टूडेंट को कोचिंग की आवश्यकता है उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं पशु परिसर परीक्षा एनिमल अटेंडेंट एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एनिमल अटेंडेंट होता क्या है। पशु परिसर, परिसर का मतलब होता है सेवा करने वाला। जी हाँ, पशुओं की सेवा करनी है, पशुओं को पानी पिलाना, पशुओं को दवाइयां लगानी, दवाइयां पिलानी। मतलब जो बीमार पशु होते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं उनकी देखभाल करने का काम होता है। यानी कि एक डॉक्टर होता है, एक कंपाउंडर होता है, उसके बाद में उसकी देखभाल करने वाला एक अटेंडेंट होता है। तो वो अटेंडेंट का ये एग्जाम है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये बिल्कुल एकदम पक्की सरकारी नौकरी है और उसमें आपको किसी प्रकार का डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। और प्रॉपर तरीके से जो सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा आती है उसी हिसाब से जब पैटर्न से हो रही है तो इसका मतलब कोई अर्ध सरकारी कोई संविदा वाली नहीं है, जिसमें प्रॉपर तरीके से एग्जाम हो रहा है। वर्क इसमें आपका क्लियर हो गया कि इसका काम क्या होगा। देखो, काम घर में भी हम पशुओं की सेवा करते हैं और किसी प्रकार के छोटे मोटे काम वहां पर हमें करने हैं। और कोई इसमें कोई बड़ी महाभारत है नहीं, और जानवरों की देखभाल करनी है। और आपको ये पता है कि पशु अस्पताल में कितने जानवर आते हैं, कोई महीने में एक आध कोई जानवर आता होगा। और आजकल क्या है कि गांव में भी डॉक्टर को घर बुलाकर ही वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो ज्यादा कोई इस अटेंडेंट का काम होता नहीं है, वर्कलोड। लेकिन बस वही है कि ये पद खाली है तो इनको भरना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 18,000 से 56,900 रुपए। जी हाँ, 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगेंगे। और प्रॉपर तरीके से टीए डीए वो सारे अनाउंस जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलते हैं वो सारे के सारे इनको प्राप्त होंगे। उसके बाद में क्वालिफिकेशन बात करें तो 10th लेवल का एग्जाम है, 10वीं पास आपकी होनी चाहिए। और उसमें परसेंटेज है कुछ भी हो, 10th पास अगर आप है तो ये एग्जाम दे सकते हैं। और पदों की बात करें तो 5,934 पद जो है पूरे राजस्थान के लिए ये निकले हैं और बहुत अच्छे पद हैं। और अगर एज ग्रुप की बात करें कि कौन से एज वाला इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ चुका है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और 40 साल से अधिक भी नहीं होने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी में है तो। हाँ, 40 साल से अधिक वाले दे सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी है या महिला है तो उनको छूट है एज में। तो उसके बाद में हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार के होगा, इसमें किस प्रकार का पेपर होगा, कितने पार्ट होंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें 2 पेपर होंगे, लेकिन 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा, उसके 2 पार्ट होंगे। और 2 पार्ट में क्या क्या आएगा, देखो एग्जाम इसका अप्रैल से जून के बीच में संभावित है 2024 में। और ज्यादा टाइम भी है नहीं क्योंकि कोर्स काफी बड़ा है, तो अभी से आपको लग जाना होगा। पेपर की बात करें तो इसमें एक पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें 105 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में 45 यानी कि 45 क्वेश्चन आएंगे। और 105 और 45 150 क्वेश्चन हो गए। और 150 क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स 40% कंपल्सरी है।
जी हाँ, अगर 40% आप नहीं ला पाए दोनों पेपरों में मिलाकर, तो आपको वही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 40% ये जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए भी ध्यान रखने वाली बात है कि अब वो जमाना गया जब कैटेगरी के कारण बहुत कम नंबरों से आपको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। बहुत सारे बदलाव अभी हुए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और टोटल नंबर जो है 150 का होगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जो आरपीएससी के एग्जाम होती है। नेगेटिव मार्किंग छोटी है, यानी कि 25% वाली, 1/4। यानी कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। सही आंसर करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत करते हैं तो 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन गलत किए तो नंबर आ गया 0, यानी कि एक जो है वो 0 कर दिया। तो ये होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर चलना है। इसीलिए 5वां ऑप्शन आपको मिल रहा है कि अगर आपको वो क्वेश्चन छोड़ना है तो एक आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा 5वां, जिसमें लिखा होगा अनुत्तरित प्रश्न। तो उसको भर दें ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग वाले नंबर नहीं कटे। और अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए हैं खाली, तो आपकी ओएमआर चेक नहीं की जाएगी। ये सख्त आदेश है अधीनस्थ बोर्ड के। तो 5th ऑप्शन जो है अवेलेबल रहेगा। जैसे आरएस प्री में स्टार्ट हुआ है 5th ऑप्शन, और आरपीएससी ने लॉन्च किया था, अभी अधीनस्थ बोर्ड ने भी उसको फॉलो किया है। तो 5वें ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि सही आंसर आपको लग रहा है तो उसको सही को टिक मार करें। लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें मुझे नहीं आता है, छोड़ना चाहता हूं, तो आप 5वें के ऊपर टिक मार करें, यानी कि ओमार में 5वां गोला भर दें, सर्किल। उसके बाद में एग्जाम में सिलेबस की बात करें तो इसका जो 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। एक में 105 नंबर के होंगे, एक में 45 नंबर। 45 नंबर का बी पार्ट जो होगा वो वेटनरी सब्जेक्ट का होगा, जिसमें पशुपालन से संबंधित टॉपिक होंगे सारे के सारे। यानी कि 45 क्वेश्चन आपके आएंगे पशुपालन से संबंधित, और 105 क्वेश्चन आएंगे आपके इन 5 सब्जेक्ट से, जिसमें जनरल साइंस आएगी। ध्यान रखना है 10th स्टैंडर्ड का साइंस तो कम से कम होगा। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि हम सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12वीं क्लास तक का स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आरएस वगैरह में भी अगर आते हैं तो 10th स्टैंडर्ड के आते हैं, उससे ज्यादा के साइंस नहीं आती है। और उससे भी क्योंकि भर्ती भी 10th क्वालिफिकेशन वाली है, तो आप ये मान के चलो कि साइंस के क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे इसमें, क्योंकि साइंस ऑलरेडी यहाँ पर पूछी जा रही है पशुपालन से, वो भी साइंस ही है। तो यहाँ पर साइंस के 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 21 क्वेश्चन, राजस्थान कल्चर यानी कि कला संस्कृति के 21 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान हिस्ट्री के 21 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के 21 क्वेश्चन। ये डिवाइड करने पर 21-21 आ रहा है, लेकिन ऊपर नीचे 1-2 नंबर हो सकता है। मान लो कि किसी का 18 आ गए तो किसी का 20 आ गया, या किसी का 22 आ गया, किसी का 16 भी हो सकता है। लगभग हम मान कर चले तो इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन होता है। तो 105 क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट में डिवाइड हो गए। बी पार्ट में एक सब्जेक्ट है वेटनरी का, और उसके 45 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये इस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न सिलेबस हो गया। स्टडी शेड्यूल की हम बात करेंगे अभी। शेड्यूल का मतलब है कि हम किस प्रकार से अपना शेड्यूल तैयार करें कि हमारा नैया इसी बार पार हो जाए। जी हाँ, और अगर इसी बार आपको नैया पार करनी है तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खुद के अलावा कोई दूसरा बेहतर नहीं जानता है, जितना आप खुद अपने आप को जानते हो कि मेरा स्टैंडर्ड कितना है, मेरे कितने क्लियर है कॉन्सेप्ट मुद्दों के ऊपर। तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बता देगा कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन उठाकर देखें, पुराने आए हुए क्वेश्चन उठाकर देखें, वेटनरी वाले सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक पढ़कर देखें, मैथमेटिक्स के सवाल निकाल कर देखें कि अपने आप निकाल सकते हो क्या। और अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप कर सकते हो, तो आप खुद अपने स्तर पर सेल्फ स्टडी करें, और अदरवाइज हम यहाँ पर है ही आपकी सेवा में हाजिर हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से शेड्यूल बनाना है। देखो,
स्टडी का जो शेड्यूल है आपका, जितना टाइम आप पार्ट ए को दो उतना ही टाइम आप सब्जेक्ट को दो। यानी कि आप वैसे वेटेज मत करो कि इसके 105 आ रहे हैं तो मैं इसको ज्यादा टाइम दूं और इसके 45 आ रहे हैं तो मैं इसको कम टाइम दूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में लगभग स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें वो विद्यार्थी भी बैठेंगे जिनका 12th में पशुपालन सब्जेक्ट रहा है, तो उनके साथ आपको compete करना है। बीएससी वाले स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहे हैं और जिन्होंने पशुपालन पढ़ा है, तो उनके लिए ये पोर्शन एकदम आसान है। तो जिनका ये बैकग्राउंड नहीं रहा है साइंस का, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इन दोनों को पार्ट को बराबर आप वेटेज देकर चलें। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटे का एक शेड्यूल बनाना है और लगभग एग्जाम तक आपको शेड्यूल बनाकर पढ़ना है। 3 महीने 4 महीने अगर आप थोड़ा सा त्याग कर देते हो तो मुझे लगता है कि आपका जीवन बदल सकता है इन 3-4 महीनों में। जी हाँ, कैसे देखो, आप टेक्निकल और जीके और सब्जेक्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो। टेक्निकल पोर्शन में आपका आ गया मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, और बाकी नॉन टेक्निकल में आपका आ गया जीके का जो पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, करंट अफेयर का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आप इस प्रकार से डिवाइड करके भी इनको पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से देखो, स्टूडेंट का जो शेड्यूल होता है वो अपने हिसाब से वो मैनेज करता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करता है तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये अगर वो फॉलो करे शेड्यूल तो बेनिफिट हो सकता है। सुबह 5 से 7 2 घंटा अगर आप एक सब्जेक्ट उठाकर पढ़ रहे हो ना, तो कम से कम उसको 2 घंटा जरूर पढ़े। एक एक घंटे वाला जो है वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि 1 घंटा निकलते टाइम नहीं लगता है और कई बार क्या है कि कॉन्सेप्ट बीच में रह जाते हैं, छूट जाते हैं, तो हम टाइम देखते हैं। तो 1 घंटे का एक लंबा टाइम लेकर चलो और 5 से 7 आप लगातार पूरा कंसंट्रेट होकर वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेबल है, नया है। तो आप कोशिश करो कि 5 से 7 वेटनरी वाला जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ो 2 घंटे सुबह उठकर, और शेड्यूल एकदम टाइट रखो और थोड़ा समर्पण, डेडिकेशन और त्याग की भावना अंदर होनी चाहिए कि कईयों को लेट उठने की आदत है। देखो, जो जल्दी उठता है ना वो प्रोडक्टिव होता है, हमेशा ध्यान रखो। लेट उठता है वो उतना ही लेट रहता है। एक स्टूडेंट 8 बजे उठता है और एक 5 बजे उठता है, तो ये 3 घंटे का जो गेप है, और डेली का गेप अगर 3-3 घंटे का आ रहा है ना, तो ये मान के चलो कि वो बहुत पीछे निकल जाएगा। और अगर आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। 5 से 7 आप सुबह का टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए और सब्जेक्ट पढ़िए, वेटनरी वाला सब्जेक्ट, और उसके बाद में 1 घंटा आप अपना रेस्ट कीजिए, अपना छोटे मोटे काम कीजिए दिनचर्या के। फिर 8 से 10 वापस बैठ जाइए। 8 से 10 आप जनरल साइंस पढ़िए, जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड की। अब मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं कि आपको पढ़ना कहां से। उसके बाद में फिर आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना है और फिर 11 से 1 का जो टाइम है आप हिस्ट्री या कल्चर, एक दिन हिस्ट्री पढ़े राजस्थान की और एक दिन कल्चर पढ़े। एक दिन हिस्ट्री एक दिन कल्चर, एक दिन हिस्ट्री एक दिन कल्चर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप जो पढ़ रहे हो, आज पढ़ा है तो अगले दिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पिछले दिन का रिवाइज जरूर करें, फिर नया स्टार्ट करें। फिर अगले दिन जो आप पढ़ रहे हो, जो अब तक जो पढ़ा है उसका रिवाइज करें। इसलिए मैं 2 घंटे का टाइम आपको बता रहा हूं कि कम से कम 2 घंटे का टाइम आप लें, क्योंकि जब आपको लगभग 15 दिन हो जाएगा इस शेड्यूल को फॉलो करते करते, तो आप मान के चलो कि लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा आपको पिछला रिवाइज करने में लगेगा टाइम। तो पिछले रिवाइज करने में अगर टाइम लग रहा है ना तो उसको लगने दो, क्योंकि वही आपकी प्रोडक्टिविटी है। रिवाइज करना जरूरी है, नोट्स खुद बनाएं। दूसरों के नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि खुद नोट तैयार करें, जिससे आपको चीजें क्लियर भी होगी और पढ़ भी लोगे इस बहाने आप। चलिए, तो 11 से 1 बजे तक आपने हिस्ट्री या कल्चर में से एक पढ़ा, यानी कि एक दिन हिस्ट्री और एक दिन कल्चर पढ़ा। उसके बाद में 1 घंटा फिर आप रेस्ट कीजिए, खाना वाना खाइए, और फिर 2 से लेकर 4 बजे तक आप दोबारा वेटनरी वाला सब्जेक्ट उठाइए और उसको पढ़िए। वेटनरी के सब्जेक्ट को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए कि ये टॉपिक मैं इस शेड्यूल में पढ़ूंगा और ये टॉपिक मैं अगले शेड्यूल में पढ़ूंगा।
तो आप इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके लिए सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। टॉपिक को डिवाइड करना जरूरी है। तो सेकंड पार्ट आप 2 से 4 पढ़िए वेटनरी वाला सब्जेक्ट, और फिर आपको 1 घंटे का बीच में ब्रेक लेना है। 1 घंटे के ब्रेक में ध्यान रहे कि अगर आपको लग रहा है कि पढ़ने का मूड है तो आप रिवाइज करें चीजों को। नई चीज पढ़ने के बजाय आप पहले की पढ़ी हुई चीज को रिवाइज करें। और ये फालतू की रील वगैरह, सोशल मीडिया, ये सब लेटे लेटे बोलो, या तो आप दिमाग को रेस्ट देना चाहते हो तो बिल्कुल एकदम आंख बंद कर लें, सो जाएं, चाहे आधा घंटा सोएं, बीच में रेस्ट लें, या थोड़ा पानी पिए, थोड़ा सा टहल कर आए, और वापस जो है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होकर वापस कंसंट्रेट कर लेता है, उसका फर्क पड़ता है। तो बीच में डाइवर्ट करने के लिए मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाएं। कई बार होता है कि चलो मैं माइंड को डाइवर्ट कर रहा हूँ और मोबाइल लेकर बैठ गया और वो बैठा ही रहा 2 घंटे तक। ऐसा काम नहीं करना है आपको। उसके बाद में 1 घंटे का आपने रेस्ट लिया, फिर 5 से 7 आपको ज्योग्राफी पढ़ना है राजस्थान का। जी हाँ, राजस्थान का ज्योग्राफी उठाओ और 5 से 7 तक एक टॉपिक 2 टॉपिक वहां से पढ़ डालो। लेकिन ध्यान रहे, पढ़ो उतना ही जितना अगले दिन रिवाइज भी कर पाओ। क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ लो, आप उसको 2 बार पढ़ लो। जैसे 2 घंटे का टाइम है और आपको लगा कि एक टॉपिक मैंने 1 घंटे में पढ़ लिया, तो उसको वापस पढ़ लो, उसको 3 बार पढ़ लो। लेकिन फास्ट भागना नहीं है आपको, उसको लेकर चलना है। अगले दिन जब आप पढ़ोगे तो पिछले टॉपिक का रिवाइज करना है, अगले दिन पढ़ोगे तो फिर पिछले का रिवाइज करके वापस वहां से स्टार्ट करना है। 5 से 7 आपने पढ़े, उसके बाद में 7 से 8 का आपका 20 का रेस्ट का टाइम, खाना वाना खाइए और हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। और फिर 8 से लेकर 10 बजे तक आप ये पढ़िए, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो लिख दिया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखना है मैथ। तो रात के टाइम आप मैथ के सवाल निकालें अच्छे से, जिससे आपको नींद भी नहीं आएगी। तो ये आपका मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी आपका है, अपना ह्यूमन नेचर है, अलग अलग लोगों का अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से भी शेड्यूल कर सकते हो। और उसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ से पढ़ना है। ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। और ऑथेंटिक सोर्स की जब बात करते हैं तो सरकारी किताबों को सबसे पहली प्राथमिकता आपको देनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड जहां एग्जाम का पेपर तैयार होता है वो गवर्नमेंट की स्कूल की किताबें जो है उनको उठाता है और वहां से क्वेश्चन निकालता है। तो सोर्स ऑफ बुक्स की अगर बात करें तो जीके में आपको आरबीएस यानी कि राजस्थान बोर्ड की 8वीं से लेकर 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उनमें से वो टॉपिक निकाल निकाल कर पढ़ने हैं। यानी कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो ही पढ़ना है आपको। राजस्थान अध्ययन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं जाना है आपको। सिलेबस जहां आप स्टडी करते हो सामने चिपकाया होना चाहिए, और सिलेबस तो आपको याद होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सुबह और शाम एक एक बार सिलेबस को पढ़ें। आप सिलेबस के टॉपिक को पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें, जिससे सिलेबस आपको याद हो जाएगा। सिलेबस याद हो गया तो आपका जो काम है वो एकदम टू द पॉइंट होगा, मजा आ जाएगा। उसके बाद में आप देखें, ये सोर्स हो गया आपका जीके का। और वेटनरी वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी आपको 11th-12th की जो पशुपालन की किताबें हैं वहां से आपको मिल जाएगा, और उसमें भी आप टॉपिक देख लें। और मेरे हिसाब से ए गाइड तो आप खरीदेंगे, हर स्टूडेंट है ए गाइड तो वो रखता ही रखता है, उसको कितना भी मना करें ना तो ए गाइड वो खरीदेगा। तो आप भी ए गाइड खरीद लो, लेकिन कृपया करके किताबों के ढेर न लगाएं। ये किताब ले ली, उस यूट्यूब पे देखा वो बताया था, ये किताब ले ली, मेरी गाइड पढ़ लो, मेरी किताब पढ़ लो, उसने वो लिया तो मैं वो ले लूं। अपनी खुद की कब्र मत खोदो, क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा गाइडें किताबें ले ली ना तो ये आपके लिए बड़ा हार्मफुल है। क्योंकि आप ना तो उनको पढ़ पाओगे, एक को उठाकर पढ़ोगे तो फिर दिमाग में आएगा कि यार ये अच्छी है, वो अच्छी है, चलो मैं उसको देखता हूँ, वो देखेंगे, चलो वो देखता हूँ। फिर शुरुआत एक की भी नहीं होगी। और फिर मोटी इतनी भारी भरकम गाइडें होती है, आपको पता है गाइड वाले भी, पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं कवर चेंज किया और ये लो पशु परीक्षर के लिए, और पटवारी की भर्ती आई, वही टॉपिक वही लेवल, ये लो पटवारी के लिए वीडियो गए, ये लो वीडियो, ये सीटी के आगे सीटी के लिए। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने टॉपिक निकालें और उन टॉपिक के नोट्स बनाएं आप खुद। और नोट्स हमेशा ध्यान रखें गाइडों में से नहीं, ऑथेंटिक सोर्स से बनते हैं। तो बाकी वेटनरी का सब्जेक्ट से नोट्स आप बना सकते हैं। और कोई टॉपिक आपको नहीं मिले तो गूगल जिंदाबाद है ही, महासागर है, और टाइप कीजिए और वो टॉपिक आपका आ जाएगा, वहां से आप अपने
नोट तैयार करें। लेकिन ध्यान रखें, नोट्स अगर आप तैयार करते हैं तो पहले उस टॉपिक को 3-4 बार पढ़ें, उसके बाद में उसको अंडरलाइन करें, कीवर्ड को, फैक्ट को, और फैक्ट के नोट बनाएं, न कि पूरी लैंग्वेज के। साइंस, आप आरबीएससी की, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं 6वीं से लेकर 10वीं तक की, उसमें वो टॉपिक देखें और कौन कौन से टॉपिक है आपके साइंस में, और वो टॉपिक वहां से आप पढ़ें और उनके नोट्स आप तैयार कर लें। तो ये आपका ऑथेंटिक सोर्स रहेगा। बाकी मैथमेटिक्स, आप कोई भी, आप जैसे आपने कोई गाइड लिया तो उसमें भी मैथ के टॉपिक है, तो जनरल मैथमेटिक्स है वो सेम होता है, कहीं से भी आप ले लो। लेकिन वो एसएससी सीजी लेवल की मैथमेटिक्स की कोई किताब मत ले लेना, एकदम जनरल मैथमेटिक्स, और 10th का स्टैंडर्ड रहेगा और उससे भी नीचे का रहेगा। ज्यादा मैथ में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरी बात ये है कि इतनी सारी चीजें हैं और इसी बार मुझे तो लगना है, तो फिर मैं क्या करूं? फिर आप ये करो कि गोल सेट कर दो और सुबह शाम उसके बारे में देखो और उसी के बारे में सोचते हुए सो जाइए, और सुबह उठिए, अपने शेड्यूल को फॉलो कीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। पढ़ने के अलावा कोई दुनिया में ऐसी दवाई नहीं बनी है कि एक घूंट ले लो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम पास हो जाएगा। तो वो घूंट वाली बात यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ तो कॉन्फिडेंस काम करने से ही बनेगा। बाकी और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए इससे संबंधित, तो आप नीचे कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। जय हिंद।